गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तीन केसेस करने को दिए थे कि कहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगा, कहाँ टेंशन ज़ीरो होगा, ये सब आपने कर लिया होगा। तो आओ जरा एक एक करके उसका मतलब समझते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। देखो, तो दो केस हमने डिस्कस कर लिया था। पहला केस तो था जब आप बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ जीएल वेलोसिटी देते हो, तो हमने देखा कि बॉडी कुछ इधर आई और ये बॉडी रेस्ट पे आ गया था। और इस केस में हमने देखा था कि जो बॉडी का मोशन है ऑसिलेटरी होता है, और इस केस में टेंशन के जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये ऐसे गया, ऐसे आया, फिर इतना ही इधर आया, फिर उतना ही वापस आया। फिर हमने अगला केस लिया व्हेन वी नॉट इज अंडर रूट ऑफ 2 GL। तो जब आपने वेलोसिटी दिया अंडर रूट ऑफ 2 GL, तो हम देखते क्या हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे आके वेलोसिटी और टेंशन दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। यहाँ पे टेंशन जीरो हुआ और वेलोसिटी जीरो हुई, लेकिन जैसे ही बॉडी यहाँ से नीचे गया, मतलब रस्सी टाइट स्लैक होने ही वाला था कि बॉडी नीचे आ गया, और नीचे आ गया दोबारा रस्सी टाइट हो गई। मतलब इस केस में भी आप मानोगे कि रस्सी के स्लैक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस केस में जो मोशन होगा बॉडी का वो होगा ऐसा, फिर होगा ऐसा, फिर आएगा ऐसा, फिर आएगा ऐसा। मतलब इस केस में भी ऑसिलेटरी होगा, लेकिन जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है इस बार वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, ये दो केस हम पहले समझ गए थे। बोलो ये वाला दोनों, ये दोनों केस क्लियर है क्या? मतलब जब हम बॉडी को वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 GL के इक्वल या उससे कम देंगे, तो इस केस में रस्सी के स्लैक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और जो बॉडी का मोशन होगा वो ऑसिलेटरी होगा। बोलो क्लियर है? हाँ जी, बताओ फटाफट। चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले दो केसेस में आते हैं। जब हमने बॉडी को वेलोसिटी, अब ध्यान से देखना, ये वाला बड़ा टिपिकल केस है। जब हमने बॉडी को वेलोसिटी दिया अंडर रूट ऑफ 3 GL, तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि एक पर्टिकुलर थीटा पे आके पहले टेंशन जीरो हो गया होगा, और ऊपर जाता तो वेलोसिटी जीरो होता। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब रस्सी का टेंशन जीरो हुआ होगा उस समय बॉडी की वेलोसिटी पक्का नॉन जीरो रही होगी। आप एक सिचुएशन फील करो जिसमें रस्सी स्लैग कर गया और बॉडी के पास वेलोसिटी है, तो बॉडी का मोशन फ्री फॉल हो जाएगा, बॉडी एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी उड़ना स्टार्ट करेगी। तो अब इस केस को थोड़ा ना हम ध्यान से आपको समझाते हैं डिटेल में कि इस केस में क्या क्या होने वाला है। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से पहले। पता है हमको कि इस केस में पहले टेंशन को जीरो होना है, तो टेंशन को जीरो होना है तो टी का इक्वेशन था उसको पुट कर देते हैं। तो
पहले हम ये पता करने जा रहे हैं कि किस पर्टिकुलर थीटा पे टेंशन की वैल्यू 0 होगी। तो टेंशन को 0 कर दिए, वी नॉट की जगह अंडर रूट ऑफ 3gl डाल दिए, तो ये आ जाएगा 3gl/l माइनस mg, और ये अपना ऐसा कर दिए, l से l अपना कट गया, और ये आ गया 3mg इज इक्वल टू 2mg, सॉरी mg इंटू 2 - 3 cos थीटा। तो mg से mg, सॉरी mg से mg काट दो और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/3। मतलब ये हमको मालूम चल गया है कि इस पर्टिकुलर थीटा पे जाके टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। लो भाई, अच्छी बात है, यही है वो एंगल थीटा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं कि जिस समय रस्सी का टेंशन 0 हुआ होगा उस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही होगी वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ 0 होना था, यहाँ तो पक्का नॉन जीरो रहा होगा, तो यहाँ की वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, v² = v0 का स्क्वायर -2gl इंटू 1 - cos थीटा। जहां जहां v0 आ रहा है वहां इसको डाल दो, यानी कि 3gl को डाल दो, -2gl को डाल दो, और cos थीटा की वैल्यू लाके डाल देते हैं। cos थीटा हमारा निकाला हुआ है -1/3, तो ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो gl/3, यानी जिस समय रस्सी स्लैक हुआ होगा उस समय बॉडी की वेलोसिटी रही होगी gl/3। किस एंगल पे स्लैक हुआ वो मिल गया, उस समय की वेलोसिटी मिल गई। आओ थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। यानी कहानी कुछ ऐसा हो रहा है, अब ऐसे समझो। देखो कहानी क्या हो रहा है ना, यहाँ से समझाते हैं आपको। मान लो ये पेंडुलम है, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे कांटेक्ट छूट गया। अपने को ये थीटा पता है, अभी हम निकाले थे, थीटा की वैल्यू आई थी cos इनवर्स ऑफ 1/3 इस थीटा। और यहाँ पे जब ये कांटेक्ट मतलब रस्सी स्लैक हुआ होगा उस समय की वेलोसिटी भी हमको पता है, अभी हम निकाले हैं √gl/3। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ का टेंशन हो गया 0, लेकिन बॉडी के पास वेलोसिटी है, यानी रस्सी हो जाएगा स्लैक। और रस्सी अगर एक बार स्लैक हो गया तो इस बॉडी का मोशन कैसा होगा? अब देखो, एक पर्टिकुलर हाइट से आप एक बॉडी को फेंक रहे हो मोशन अंडर द ग्रेविटी, और रस्सी को रहना है स्लैक्ड, तो रस्सी टाइट नहीं हो सकती है, इसका मतलब पक्का इसका मोशन ऐसा वाला रहा होगा। मतलब यहां से यहां अगर आप ध्यान से देखो तो रस्सी स्लैक्ड है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहा है, और दोबारा एकदम सिमेट्रिकली यहाँ पे आने के बाद रस्सी दोबारा टाइट होगा और ये फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। मतलब इस केस में जो बॉडी का पाथ होगा साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ है सर्कुलर, और यहाँ से यहाँ है प्रोजेक्टाइल। आप देख लो, सर्कुलर पाथ अगर होता तो ये वाला पाथ नजर आता, ये प्रोजेक्टाइल है क्योंकि रस्सी स्लैक्ड है। वाइट वाला पाथ अगर होगा तो रस्सी तो एकदम टाइट रहेगा, कि रस्सी स्लैक्ड हो गया है इसलिए वो नीचे नीचे गुजरा होगा। पहले बोलो ये बात समझ में आ गया, ट्रेजेक्ट्री ऐसा क्यों बनाया हमने?
अरे ट्रेजेक्टरी समझ में आ गया, ऐसा क्यों बनाया हमने। तो अब कह रहा है बताओ कि कितना मैक्सिमम हाइट होगा, ये पूरा मैक्सिमम हाइट बताओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट बताओ, कितने टाइम तक रस्सी स्लैग्ड रहा ये बताओ, ये सब पूछता है एग्जाम में। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखना जरा सब। ये एंगल जो है ये हमारा है पाई माइनस थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमको ये वाला एंगल चाहिए होगा, ये वाला। तो ध्यान से देखो, ये एंगल है 90 और ये एंगल है अल्फा जो हमको चाहिए। तो ये एंगल हो जाएगा पाई/2 माइनस अल्फा। और इस वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि हम लिख पाएंगे पाई/2 माइनस अल्फा प्लस पाई/2 माइनस थीटा प्लस पाई/2 इज 180। तो क्या कर ले यहाँ पे देखो, देखिए ना, गड़बड़ है। ये है पाई माइनस थीटा, तो ये बाई से ये बाई उड़ा दो, आपको अल्फा चाहिए तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई माइनस थीटा। मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। चलो अल्फा मिल गया हमको, और हमको वेलोसिटी भी यहाँ का पता है। तो यहाँ से यहाँ मतलब कितने टाइम तक रस्सी स्लैग्ड रहा, अगर आपको निकालना है, मतलब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे 2 V0 साइन अल्फा बाई जी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, आ जाओ। V0 की जगह डाल देते हैं √GL/3, और साइन अल्फा की जगह डाल देते हैं साइन पाई माइनस थीटा, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने को पता जो है वो एक ही एंगल पता है, ये वाला कॉस थीटा। कॉस थीटा इज -1/3, सॉरी। तो अगर कॉस थीटा -1/3 है तो साइन थीटा हमको निकालना होगा। आओ निकाल लेते हैं। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये हो गया 2 √GL/3, और ये आ जाएगा 2√2/3/G। अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लो अपना, देखो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आ जाएगा वैसे। ये आ जाएगा 4/3 ऐसा √L/G। यानी इतने टाइम तक रस्सी स्लैग्ड रहा होगा। अरे कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया क्या। कितने टाइम तक रस्सी स्लैग्ड रहा होगा, ये बात समझ में आया। रिस्पॉन्ड करो फटाफट। चलो अभी और कैलकुलेशन बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ निकाला है कि कितने टाइम तक रस्सी स्लैग्ड रहा होगा। अब देखो मैक्सिमम हाइट निकालने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो अगर आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट चाहिए, ये वाला, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये जो पूरी हाइट आनी है वो 12 से ज्यादा होगी या कम, बताओ तो जरा। ये जो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालने वाले हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट से टॉप मोस्ट, ये वाला डिस्टेंस, ये जो हाइट आएगा ये 12 से ज्यादा होगा या कम, बताओ।
अरे ऑब्वियसली कम होगा ना। रस्सी अगर एकदम लगातार टाइट रहता है तो बॉल अपने को यहाँ देखने को मिलता है, और ये पूरा डिस्टेंस है 12, और रस्सी स्लैग रहा है, इसका मतलब पक्का ये जो लेंथ आएगा वो 12 से तो कम ही आएगा। तो आ जाओ हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि ये जो हाइट आएगा वो 12 से कम होगा। कैसे कम होगा वो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहला हाइट है ये वाला, ये तो बड़ा आसान है, एल है। ठीक। अब रह गया ये वाला, ध्यान से देखते हैं ना जरा, कि ये वाला हमारा एल है और ये पाई माइनस थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा एल कॉस पाई माइनस थीटा। और साथ में ये जो छोटा वाला हाइट है ये हमारा प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स है। तीनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमको मिल जाएगी जो हमको चाहिए, है ना। तो हमारा पहला टारगेट है ये निकालना। इसको निकालने के लिए क्या क्या करेंगे अभी देखते जाओ सीधा सीधा। देखो, एल में तो कोई दिक्कत है नहीं, चलो एल तो ठीक है। एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो -1/3 है। ये भी निकल आया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो भी है वो एच मैक्स में है। तो आओ एच मैक्स निकालने की तैयारी करते हैं। इधर लिखते हैं, देखो, प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स निकालने के लिए हमको ये वाली वेलोसिटी चाहिए, v² साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मतलब ऐसा चाहिए, डिवाइड बाई 2g। v का स्क्वायर, v हम निकाल चुके हैं ये वाला, को लाके डाल दो, ये आ जाएगा GL/3। एंड साइन पाई माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखो cos थीटा अगर -1/3 है तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/9, डिवाइड बाई 2g। तो जी से जी काट दो, ये हो गया अपना L/6, और ये हो गया 8/9, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी ये आ गया 4L/27। ये अपना एच मैक्स है ये वाला। पूरी हाइट निकालनी है तो करना होगा L+L/3 प्लस एच मैक्स। आएगा देखो, L+L/3 प्लस आया था 4L/27, देख लो, उसमें ऐड कर दो 4L/27। आओ सबको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 27 से मल्टीप्लाई, 27 से डिवाइड, इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, कुल मिला के कितना हो गया देखो जरा, क्या आ गया 40L/27। ये आपको याद रखना चाहिए, क्या, कि जब हम बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √3gl वेलोसिटी देंगे तो बॉडी कुछ दूर तक तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बना के उड़ता हुआ जाएगा। यहाँ से यहाँ जो पूरा डिस्टेंस है की वैल्यू जो आती है वो 40L/27, और आप देख सकते हो जो ये वैल्यू आ रही है वो 12 से कम भी है, देख लो। और 12 से कम होना भी चाहिए था और हो भी रहा है, देख लो। अरे बोलो, ये वाला केस क्लियर है क्या सबको?
ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अभी इसके एप्लीकेशंस भी बहुत होंगे। मुझे एक बात बताओ, जो इसका अगला केस हमने लिया था वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4GL, उसमें पहले कौन जीरो हुआ था? जब वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4GL लिए थे, उसमें पहले कौन जीरो हुआ था, वेलोसिटी या टेंशन? आपने किया हुआ है देखो, बच्चे तो उसी दिन ही कर लिए थे। अरे बताओ। अब नहीं पता चल रहा है तो आओ फिर से ड्राइव करेंगे, और क्या करेंगे? तो यहीं ड्राइव करो, कोई उपाय तो है नहीं। चलो, बॉडी को वी नॉट को हमने दे दिया अंडर रूट ऑफ 4GL। पता करो किस थीटा पे जाके टेंशन जीरो होगा और किस थीटा पे जाके वेलोसिटी जीरो होगा, और फिर ये डिसाइड करो कि कौन पहले जीरो होगा। चलो ट्राई करो। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके मदद के लिए हम लिख दे रहे हैं, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। वी स्क्वायर इज वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2L इंटू 1 - cos थीटा, और टेंशन का इक्वेशन था mv0 का स्क्वायर बाई एल माइनस mg इंटू 2 - 3 cos थीटा। चलो बताओ जरा। पहले वेलोसिटी को जीरो करके थीटा निकालो, फिर टेंशन को जीरो करके थीटा निकालो, और फिर ये डिसाइड करो कि किसका वैल्यू, मतलब पहले कौन जीरो होगा, वेलोसिटी या टेंशन। फटाफट ट्राई करें। सामू कह रही है कि पहले टेंशन, तो सामू टेंशन के जीरो होने का एंगल कॉस थीटा कितना है बताओ जरा। नहीं, टेंशन के जीरो होने का एंगल बताओ मुझे। किस एंगल पे जाके टेंशन की, ये तो आपने ठीक बोला है कि पहले टेंशन जीरो होगा बाद में वेलोसिटी, लेकिन टेंशन के जीरो होने का एंगल तो बताओ। नहीं, वो गड़बड़ की है तूने, वो तूने गड़बड़ किया है। देखो ना, देखो आओ, हम बताते हैं देखो। तो पहले वेलोसिटी को जीरो करते हैं, आ जाओ। तो वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो वेलोसिटी को जीरो डाल दिए, जहां जहां वी नॉट आ रहा है वहां अंडर रूट ऑफ 4GL डाल दिए, यहाँ ऐसा कर दिए और यहाँ ऐसा पुट कर दिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1। यानी जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तब वेलोसिटी जीरो होगा। चलो और दूसरा देखते हैं। टेंशन को जीरो करते हैं, आ जाओ। तो टेंशन को जीरो,
वी नॉट की वैल्यू को ये वाला अगर पुट करोगे तो ये कुल मिला के 4 mg हो जाना है, -mg। ऐसा कर दिए, mg काट दो, यानी 2 - 3 cos थीटा, 2 - 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4। यानी कि cos थीटा की वैल्यू हो गई -2/3। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी को जीरो होने का जो थीटा है, cos थीटा है, वो -1 है। टेंशन को जीरो होने का जो थीटा है, cos थीटा है, वो -2/3 है। तो समझ में आ रहा है कि भाई cos थीटा -1 तो पूरा एक्सट्रीम पे 180 पे पहुंच गया है, ये उससे पहले कोई एंगल रहा होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन की वैल्यू जीरो होगी। रामो तो उल्टा बोल रही थी। हाँ तो उल्टा बोल रही है ना। तो ये पता चल गया कि इस केस में भी पहले टेंशन जीरो होगा। मतलब इस एंगल पे जाके ये वाला एंगल हमारा है cos थीटा इज इक्वल टू -2/3, और ये वाला एंगल है cos थीटा इज इक्वल टू -1। यहाँ पे अपना टेंशन जीरो होने वाला है, और यहाँ अपना वेलोसिटी जीरो होने वाला है। इसका मतलब जब टेंशन जीरो हुआ होगा उस समय वेलोसिटी जीरो नहीं हुई होगी, उस समय बॉडी के पास वेलोसिटी होगा। तो ये वाला केस भी डिट्टो वैसे ही हो जाएगा जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। तो हम फिर से निकालना चाहते हैं कि बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ क्या करेंगे। वही करना होगा कि जब टेंशन जीरो है तो थीटा कितना तो निकाला हुआ है। इस कॉस थीटा का यूज करके हम पता करेंगे कि जब वो यहाँ पे होगा, मतलब जब रस्सी स्लैक हुई होगी, तो रस्सी का सॉरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही होगी वो निकाल लो। एक बार बॉडी का वेलोसिटी आ गया, फिर याद करो हम लोग कैलकुलेशन किए थे कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला π - थीटा, ये वाला π - थीटा, कितने टाइम तक रस्सी स्लैक्ड रहा, ये सब सब हम निकाल सकते हैं। चलो फ्रेश कैलकुलेशन करके दिखाओ, आओ। आपने बॉडी को वेलोसिटी दे दिया √4 GL। हमने ये पता कर लिया कि भैया टेंशन पहले जीरो होगा। तो आप बोले ठीक है सर, एक काम करते हैं, पता करते हैं कि किस एंगल पे टेंशन जीरो होगा। तो अभी आप निकाल ही चुके हो, क्यों फालतू का माथा पच्ची करें, तो सीधा हम लिख लेते हैं कि टेंशन की वैल्यू जीरो होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू -2/3 होगी। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आप पता करो कि जिस समय टेंशन जीरो हुआ होगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो टेंशन के जीरो होने का थीटा को पुट कर दो वेलोसिटी वाले इक्वेशन में, और मुझे बताओ कि जब रस्सी का टेंशन जीरो होगा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, जरा फाइंड आउट करो। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा ये तरह का। बताओ, जिस समय रस्सी का टेंशन जीरो होगा उस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही होगी।
वेलोसिटी वाला इक्वेशन में पुट करके वेलोसिटी निकाल लो फटाफट, क्या आ रहा है? हाँ जी, जिस समय बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई है, टेंशन जीरो हुआ है, उस समय का वेलोसिटी निकाल लो, कितना है बताओ? वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी कितना आ रहा है? सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा। हाँ, फॉर्मूला में यूज करना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 - cos थीटा। वी आपको चाहिए वैसे ही छोड़ दो, जहां जहां वी नॉट आ रहा है वहां ये डाल दो, और जो कॉस थीटा है वहां ये डाल दो। टेंशन के जीरो होने का थीटा यही तो है, तो सॉल्व कर लो। ये हो गया 4gl, और ये हो गया 10gl/3, यानी अल्टीमेटली आ जाएगा 2gl/3 का स्क्वायर है। यानी जिस समय रस्सी का टेंशन जीरो हुआ होगा उस समय बॉडी के पास इतनी वेलोसिटी रही होगी। अब वेलोसिटी आपको पता है √2gl/3, और हमने अभी आपको करके दिखाया था, याद करो पिछले केस में ही, कि ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल अपना होता है पाई-थीटा, और ये एंगल भी हुआ था पाई-थीटा। अब अगर आपको निकालना है कि कितने टाइम तक रस्सी स्लैग्ड रहा, तो अपने को ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सब कहानी पता है, लगे डाल दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाना है 2, जो वेलोसिटी है वो है √2gl/3, साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन पाई-थीटा, मतलब साइन थीटा डिवाइड बाई जी। साइन थीटा अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को कॉस थीटा पता है। साइन थीटा निकाल लो, एंड साइन थीटा को हम ये लिख पाएंगे कि 1 - cos² थीटा का रूट, ये हो गया 4/9 डिवाइडेड बाई जी। आ जाएगा देखो जरा, सॉल्व वॉल्व करके। ये हो गया 2√2gl/3, और वो लोग हो जाएगा √5/3, और नीचे तो जी है ही है। तो सॉल्व वॉल्व कर लो, जो आना होगा आ जाएगा। ये हमको बता रहा है कि इतने टाइम तक रस्सी स्लैग रहा है। फिर से वही कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, ये वाला एच मैक्स हम निकालना चाहते हैं।
समझ में आ रहा है कि ये जो एच मैक्स भी आएगा ये पक्का 12 से कम आएगा। क्या ये एच मैक्स आप निकाल पाओगे? बोलो, ट्राई करोगे या हम करके दिखाए? हाँ जी, बताओ। अरे एच मैक्स हम निकाले, तुम फाइंड करोगे? नहीं बोल रहा है मतलब हम ही फाइंड करेंगे, देखो। अरे एच मैक्स फिर से वही है ना, ये वाला एल है, ये वाला एल कॉस पाई माइनस थीटा, और ये अपना प्रोजेक्टाइल वाला एच मैक्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो एल में तो कोई झंझट है नहीं। और एल कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एल है, और साथ में एक प्रोजेक्टाइल वाला एच मैक्स भी बाकी है, ये वाला। तीनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि माइनस कॉस थीटा आएगा, लेकिन कॉस थीटा ऑलरेडी वहाँ नेगेटिव में है। तो ये हो गया एल प्लस 12/3 प्लस एच मैक्स। यानी हमारा मेन टारगेट होगा अब एच मैक्स ढूंढना। तो आप जरा एच मैक्स ढूंढ के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। एच मैक्स के लिए हमको ये वाली वेलोसिटी चाहिए और ये वाले एंगल चाहिए, और इसको निकालने के लिए ये वाला एंगल चाहिए। तो आओ देखते हैं। जो हमारा एच मैक्स होने वाला है प्रोजेक्टाइल वाला, हो जाएगा v का स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा बाई 2g। चलो आप पुट करते हैं v का स्क्वायर। तो एक बार अगर v का स्क्वायर देखेंगे तो आ जाएगा 2gl/3 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा। साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू थी -2/3, तो ये आ जाएगा 4/9 डिवाइडेड बाई 2g। यानी आ गया 2gl/2g इंटू 5/9। 2g उड़ा दो तो ये आ गया 5l/9। नहीं सॉरी, 3 भी है नीचे ना। यानी कि आ गया 5l/27। यानी पूरा हाइट अगर हम निकाले तो एच मैक्स मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब हाइट निकालोगे तो वो आएगा एल प्लस 12/3 प्लस 5l/27। 27 से मल्टीप्लाई, 27 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 27 इधर से आया और ये 5 हो गया 32। 32 और ये हो गया 18, यानी कि 50l/27। देख सकते हो कि अभी भी जो एच मैक्स आ रहा है ये 12 से कम है। इस पूरी कहानी को अगर हम एक कंक्लूजन में आपको समझाना चाहें तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप बॉडी को देखो ऐसे समझो, रुको, अगर आप बॉडी को, रुको रुको, देखो, अगर हम बॉडी को मतलब अगर हम एक बॉडी को यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे दिए, मान लो दे दिए √4gl दे दिए। रुक जाओ, डायग्राम को एक बार और कॉपी कर, 2 बार बनाना पड़ेगा।
देखो, ये तब का केस लिया है जब बॉडी को हमने वेलोसिटी दिया था √3gl। ठीक है। और ये तब का केस हम लिए हैं जब हमने बॉडी को वेलोसिटी दिया है √4gl। अब क्या होगा देखो जरा इधर। आप कह रहे हो कि यहां आने के बाद, मतलब यहां आने के बाद इसका टेंशन जीरो हो जाता है। मतलब यहां टेंशन जीरो हो जाता है। अब टेंशन हो गया जीरो, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी है नॉन जीरो। रुक जाओ जरा। देखो, तो यहाँ पे टेंशन हो गया जीरो, लेकिन वेलोसिटी थी नॉन जीरो, तो वो वहां रुकेगा तो नहीं। यानी रस्सी हो गया स्लैक और बॉडी के पास वेलोसिटी है, तो भैया बॉडी फ्री फॉल में चला जाएगा। तो बॉडी अगर फ्री फॉल में जाएगा तो समझ में आ रहा है कुछ इस तरह का ट्रेजेक्टरी वाला पाथ फॉलो करेगा ये। ऐसा। और इधर फॉलो करेगा कुछ ऐसा। और मैंने ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, दोनों बार हम कैलकुलेट करके आपको दिखाए। ये वाला जो डिस्टेंस आता है, तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस आया था, इसकी वैल्यू हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। कितना आया था बताना जरा। तो पहले पार्ट में इसका आंसर आया था 40L/27। और जब दूसरे केस में हमने ये पूरा हाइट कैलकुलेट किया है, ये वाला हाइट अपना आ रहा है एकदम नीचे से ऊपर तक। सर, इस पूरे हाइट की वैल्यू, मतलब मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ तक, इसकी वैल्यू आती है 50L/27। आप देख सकते हो कि दोनों केस में जो एच मैक्स आ रहा है वो 12 से कम भी है। अरे बोलो, मेरी बातें क्लियर है क्या सबको? क्या इन दोनों केस में एच मैक्स की वैल्यू आपको याद रहेगी? भले आपको तरीका नहीं मालूम हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट पक्का याद होना चाहिए और इसका कंक्लूजन ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो हम धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आ जाओ। आप तीसरा केस में आते हैं। ये दोनों याद रखना, जरूरत पड़ेगा अभी। आज ही जरूरत पड़ेगा हमको, कई बार जरूरत पड़ेगा। अब आ जाओ अगले केस में। जब हमने बॉडी को √5gl वेलोसिटी दिया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। मेडिकल में सबसे ज्यादा यही काम आने वाला है।
तो जब हमने बॉडी को अंडर रूट ऑफ 5 GL वेलोसिटी दिया है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या आपने कैलकुलेट किया है कि टेंशन कहाँ जीरो होगा, वेलोसिटी कहाँ जीरो होगा? तो आओ कैलकुलेट करते हैं जरा। इसीलिए तुम लोग को दिए तरह कैलकुलेशन करके आना, हाँ? सामूजी कैलकुलेशन में नहीं हो रहा है आजकल। अरे इसीलिए बोले थे करके आओगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हम आगे थोड़ा पढ़ा पाएंगे। देखो, तो v का स्क्वायर इज v0 का स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 - cos थीटा। चलो पता करो किस थीटा पे जाके वेलोसिटी जीरो होगा और किस थीटा पे जाके टेंशन जीरो होगा। चलो एक बार ट्राई करो। तो कई बार हम करवा चुके हैं, ये वाला केस है when v0 is अंडर रूट ऑफ 5gl। चलो शुरू हो जाओ। बताओ मुझे किस पर्टिकुलर थीटा पे जाके वेलोसिटी जीरो होगा, किस पर्टिकुलर थीटा पे जाके टेंशन जीरो होगा। हाँ जी, पता करो किस थीटा पे जाके टेंशन जीरो होगा, किस थीटा पे जाके वेलोसिटी जीरो होगा। पता चला? और फिर मैं बताता हूँ, सिंपल सा काम तो है, वेलोसिटी को जीरो करना है, कर दो। नॉट का स्क्वायर मतलब 5gl, ये हो गया इतना, ये हो गया इतना, यानी 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 5, यानी 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 5/2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 5/2, यानी -3/2। यानी ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। cos थीटा की वैल्यू हमेशा लाई करती है फ्रॉम -1 टू +1, ये उसके बियॉन्ड जा रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई थीटा आएगा ही नहीं जहां पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी। अब रहता है टेंशन का इक्वेशन, और टेंशन का इक्वेशन देखते हैं।
mv0 का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इंटू 2 - 3 cos थीटा। टेंशन को जीरो करो, v0 की जगह ये डाल दो, ये हो जाएगा 5 mg माइनस एम जी और ऐसा एम जी काट दो, यानी कि आ गया 2 - 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5, यानी 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -1, यानी थीटा की वैल्यू 180 हो गई। यानी ये कह रहा है कि 180 का एंगल मूव करने के बाद टेंशन जीरो होगा, और ये कह रहा है कि वेलोसिटी तो कभी जीरो होगा ही नहीं होगा। तो आप जरा इसको समझते हैं क्या हुआ ये। आप कह रहे हो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दे दिया √5 GL, बॉडी जो है घूमते फिरते पहुंच गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे 180 का एंगल यही है। और यहाँ पे कह रहा है कि टेंशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो है। तो आप खुद समझो, टेंशन एक इंस्टेंट के लिए जीरो हुआ होगा, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे अगर हम कह रहे हैं कि 180 पे टेंशन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब 179.99999 डिग्री पे जस्ट इसके पहले टेंशन नॉन जीरो रहा होगा, और इसके ठीक बाद भी टेंशन नॉन जीरो रहा होगा। तो क्या मुझे बताओ, ये जो बॉडी है ये सर्किल को छोड़ के नीचे आया होगा या उसी सर्किल पे घूम गया होगा? बताओ जरा। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रहा है, लेकिन उसके अगले एकदम ठीक पहले मतलब 179.99999 डिग्री पे टेंशन नॉन जीरो था, और 180 के ठीक बाद भी टेंशन नॉन जीरो होगा। तो क्या बॉडी सर्कल को छोड़ के नीचे आ जाएगा या सर्कल में ही आगे बढ़ जाएगा? नहीं प्रभु जी, नीचे नहीं आएगा। नीचे तब आता जब रस्सी लगातार लंबे समय के लिए स्लैग्ड रहता। यहाँ क्या हो रहा है, 180 से ठीक पहले टेंशन नॉन जीरो। अब ऐसे समझो, 179.9999999 डिग्री पे टेंशन नॉन जीरो, 180 पे टेंशन जीरो, और 180.00000000001 डिग्री पे टेंशन दोबारा नॉन जीरो। तो आप कह रहे हो यहाँ टेंशन नॉन जीरो मतलब रस्सी टाइट, यहाँ टाइट। तो एक माइन्यूट एकदम नहीं के बराबर टाइम के लिए रस्सी स्लैक हुआ होगा, फिर टाइट हो गया होगा। मतलब रस्सी नीचे आया होगा कि नहीं आया होगा, टाइट हो गया होगा। तो बॉडी अपने को क्या कंप्लीट सर्किल में मूव करती हुई दिखाई देगी, या हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी अपने को नीचे आता हुआ दिखेगा? बताओ। क्या बॉडी इस केस में कंप्लीट सर्कल को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ेगा, या फिर बॉडी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे गिर जाएगा? ऐसा क्या लग रहा है, बताओ फटाफट सोच के। नीचे नहीं गिरेगा सार्थक। मैंने क्या समझाया देख, वन 180 पे टेंशन जीरो होता है, ठीक। अगर 180 पे टेंशन जीरो होता और 180 पे बॉडी की वेलोसिटी नहीं होती, तब तो वो नीचे गिर जाता। लेकिन अभी हमने प्रूव किया था कि बॉडी की वेलोसिटी कहीं पे भी जीरो नहीं होती है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे भी बॉडी के पास वेलोसिटी रहा होगा।
आप कह रहे हो कि 179.999 डिग्री पे टेंशन नॉन जीरो है, 180 के ठीक बाद फिर से टेंशन नॉन जीरो है, और 180 पे टेंशन जीरो हुआ लेकिन बॉडी के पास वेलोसिटी है, तो जैसे आगे बढ़ेगा रस्सी दोबारा टाइट हो जाएगा। तो क्या बॉडी हमको नीचे आता हुआ दिखेगा, या बॉडी हमको कंप्लीट सर्किल फॉलो करता हुआ नजर आएगा? अरे सामू, रिस्पॉन्ड कर। बाकी बच्चे बताओ, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्या ही होगा? सार्थक, क्लास में नहीं है कोई? अरे भाग गए। चलो कोई बात नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें बताओ। ऐसे क्लास में गायब रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा? बोलो क्या करें अब। ऐसे एब्सेंट रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा फिर? नेटवर्क डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? क्या हो गया इन लोग का? चलो देखो, मतलब समझने वाली बात है कि इस केस में बॉडी कंप्लीट सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। मतलब इन दिस केस बॉडी विल मूव इन ए कंप्लीट सर्कल। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर बॉडी को कंप्लीट सर्कल में भेजना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी वेलोसिटी हमको देनी चाहिए, तो आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 5 GL। समझ में आ गया ये बात? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सामू कहाँ गायब हो गई थी तू अचानक से? सारे के सारे गायब हो गए थे, क्या हो गया? ध्यान रखें कि अगर बॉडी को कंप्लीट सर्कल में भेजना है तो अपने को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कम से कम जो वेलोसिटी देनी चाहिए वो है अंडर रूट ऑफ 5 GL। इससे कम दोगे तो फिर वही झंझट है, टेंशन जीरो होके पैराबोलिक पाथ शुरू हो जाएगा। एक केस और था वो भी समझ लेते हैं, आ जाओ फिर फटाफट एप्लीकेशन करेंगे इसका बहुत सारा। इसके बाद एक केस मैंने और दिया था आपको, when V naught is under root of 6 GL। फिर से हम पता करना चाहते हैं कि टेंशन कब जीरो होगा, वेलोसिटी कब जीरो होगा। चलो ट्राई करो फिर से। वेलोसिटी को जीरो करके थीटा निकालो, टेंशन को जीरो करके थीटा निकालो, फाइंड करो फटाफट। बताओ जरा। किस थीटा पे जाके बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी और किस थीटा पे जाके टेंशन जीरो होगा?
बताओ जरा, किस थीटा पे जाके बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी और किस थीटा पे जाके बॉडी का टेंशन जीरो होगा? एंगल निकालो। कैलकुलेशन में तो एकदम फिसड्डी। देखो, तो वेलोसिटी का इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर माइनस टू एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। वेलोसिटी को जीरो कर दो, वी नॉट की जगह पे सिक्स जी एल डाल दो, इसको टू जी एल कर दो, इसको वन माइनस कॉस थीटा कर दो, यानी ट्वाइस ऑफ वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सिक्स, यानी वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टू। कॉस थीटा का माइनस टू आना ये बता रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू इस केस में कभी भी जीरो होगा ही नहीं। वेलोसिटी की वैल्यू इस केस में कभी भी जीरो होगा ही नहीं। अब आता है टेंशन। आ जाओ, टेंशन के इक्वेशन को देखो। टेंशन इज एम वी नॉट का स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी इंटू टू माइनस थ्री कॉस थीटा। टेंशन को जीरो कर दिए, वी नॉट की जगह इसको डाल दिए, तो ये हो गया सिक्स एम जी माइनस एम जी इंटू टू माइनस थ्री कॉस थीटा, यानी टू माइनस थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू सिक्स, यानी थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर, यानी ये माइनस फोर बाई थ्री हो गया। ये केस भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जब आप बॉडी को अंडर रूट ऑफ सिक्स जी एल वेलोसिटी दे रहे हो, तो ना तो बॉडी की वेलोसिटी कभी जीरो होती है, ना ही टेंशन कभी जीरो होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस केस में पेंडुलम का पाथ कैसा होगा? जल्दी बताइए। इस केस में पेंडुलम का पाथ ऑसिलेटरी होगा या कंप्लीट सर्कल? ना कहीं पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, ना कहीं पे टेंशन जीरो हो रहा है, तो इस केस में बॉडी का पाथ कैसा होगा? बताओ। सामू बोल रही है ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी होगा या कंप्लीट सर्कल? तो इस केस में आप देखेंगे कि जो बॉडी है वो कंप्लीट सर्कल में मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ सेवन जी एल ले लें तो भी आप देखोगे कि वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं होगी, टेंशन कहीं जीरो नहीं होगा, तो मोशन कैसा होगा?
फिर से वही कंप्लीट सर्कल। जब वेलोसिटी कहीं जीरो ही नहीं हो रहा है तब तो वो धड़ धड़ सर्किल में घूमेगा। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। केस वन, अगर आप बॉडी को वेलोसिटी दे रहे हो जीरो से बड़ी और अंडर रूट ऑफ 2gl से छोटी, हम लोग देख चुके हैं कि ऐसे केस में बॉडी का मोशन होता है ऑसिलेटरी। याद है कुछ? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करते जाओ। ऐसे केस में हमने पढ़ा है कि बॉडी का मोशन ऑसिलेटरी होता है और टेंशन के जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या सहमत हो? तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, टेंशन के जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा केस बनता है, लिख देते हैं यहाँ पे, बॉडी परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन अगला केस ले लेते हैं। जब वी नॉट की वैल्यू 2gl से बड़ी है और 5gl से छोटी है, तो ये वाला था वो खतरनाक वाला केस, याद करो, जिसमें पहले कौन जीरो हुआ करता था, वेलोसिटी या टेंशन? कौन जीरो हुआ करता था इस केस में, वेलोसिटी या टेंशन? पहले इसमें पहले याद करो टेंशन जीरो होता था। टेंशन जीरो, स्ट्रिंग स्लैग्ड, और बॉडी का मोशन याद करो होता था सर्कुलर प्लस पैराबोलिक देन अगेन सर्कुलर। और इसमें हमने आपको दो डेटा रटवा भी दिया था, याद करो, कि अगर वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3gl है तो हमने आपको बताया था कि ग्राउंड से लेके यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जब एच मैक्स निकालोगे तो उसकी वैल्यू आती है 40l/27। जब वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4gl आती है तो उस केस में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट जो आता है वो आता है 50l/27। अरे याद है ना, ये वाला सबसे दुखदाई केस था। बोलो। देखो, चलो, और तीसरा केस, when v naught is greater than equal to अंडर रूट ऑफ 5gl। जब हमने बॉडी को अंडर रूट ऑफ 5gl वेलोसिटी दिया या फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी दिया तो क्या हुआ? जब हमने बॉडी को अंडर रूट ऑफ 5gl या फिर उससे ज्यादा वेलोसिटी दिया तो क्या हुआ? महानुभाव बताओ, अभी समझाए हैं।
हाँ, इस केस में जो बॉडी है वो कंप्लीट सर्कल में घूम जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। नीचे लिख लो कि में लिख लो, इन दिस केस बॉडी विल मूव इन ए कंप्लीट सर्कल। लिख देते हैं, चलो आओ। इन दिस केस body will move complete circle। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई रस्सी है ऐसा, इसको हम बॉडी को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे दे, रस्सी वाला केस है ये, कि बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए, तो समझ में आ रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी जो बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देना होगा जिससे ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए, उसकी वैल्यू कितनी होगी? √5 GL। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एप्लीकेशन अभी होगा, देखोगे। चलो थोड़ा सा ही हम √5 GL वाले केस का ना ऑपरेशन करते हैं पहले अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं, आ जाओ। अब थोड़ा सा इक्वेशन का यूज करो। अगर हम बॉडी को √5 GL वेलोसिटी यहाँ दे दिए, तो बॉडी एक बार को यहाँ नजर आएगी, एक बार को बॉडी यहाँ नजर आएगी, एक बार को बॉडी यहाँ नजर आएगी। हम चाहते हैं कि इन पोजीशंस पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी हमको मालूम हो और हमें हर पॉइंट का टेंशन पता हो। तो वेलोसिटी तो यहाँ का दे ही दिया है, और किसी भी जगह का वेलोसिटी निकालने का हमारे पास एक तरीका भी है, v² = v0 का स्क्वायर -2gl × 1 - cos θ। और टेंशन की वैल्यू होगी mv0 का स्क्वायर बाई एल -mg × 2 - 3 cos θ। आप कहीं का भी वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी दे दिया है आपको, v0 है ये, यहाँ का चाहिए थीटा की वैल्यू 90 डाल दो, वेलोसिटी निकाल लो। यहाँ का चाहिए 180 डाल दो, यहाँ का चाहिए 3π/2 डाल दो। ऐसे कहीं का भी टेंशन, यहाँ का टेंशन निकालना है तो थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ का टेंशन निकालना है 90 डाल दो। तो मुझे हर पॉइंट की वेलोसिटी और टेंशन निकाल के बताओ, इस केस में क्या होगा? ट्राई करो। हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट का टेंशन फाइंड करें।
बताओ मुझे, पहले तो मुझे डी पॉइंट का ही बताओ, टेंशन कितना आ रहा है डी पॉइंट का? हाँ हाँ ठीक है सामू कर ले तू। अरे डी पॉइंट का टेंशन कितना आया? डी पॉइंट तो बेटा एकदम आसान है। डी पॉइंट में वी नॉट की जगह पे 5 GL डाल दे, जहां जहां थीटा आ रहा वहां जीरो डाल दे। नहीं सार्थक, 6 mg आएगा, देख ध्यान से। कहाँ गड़बड़ कर रहा है? ए पॉइंट का वेलोसिटी निकाल, ए पॉइंट का टेंशन निकाल। जल्दी जल्दी, फॉर्मूला है यार, इसमें भी तुम टाइम लगाओगे। अनुष्का जल्दी फाइंड करो, ए पॉइंट की वेलोसिटी, ए पॉइंट का टेंशन। फॉर्मूला जब है तब तो एक एक लाइन में होना चाहिए रे। हाँ ठीक है। नहीं, टी ए 6 mg नहीं आया बेटा। ए पॉइंट का टेंशन निकालने के लिए वी नॉट तो आप लोग अंडर रूट ऑफ 5 GL ही, और थीटा की वैल्यू लोगे वहां के लिए 90 डिग्री। या फिर अगर आप बेसिक से करना चाहो, अगर आप बेसिक से करना चाहो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ का वेलोसिटी निकाल, जैसे यहाँ का है टेंशन ऊपर, mg नीचे, तो आप इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। एम इंटू ऐसा हो गया 5 GL बाई ऐसा, तो आंसर देखो आ गया 6 mg। फॉर्मूले से भी आ जाएगा। टी चाहिए, एम वी नॉट का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया कुल मिला के 5 LG/L माइनस mg, और यहाँ के लिए एंगल हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो जाता है, इतना आ गया। यानी ये हो गया मेरा 5 mg, और ये हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस 6 mg आ गया देखो। तो आप बेसिक भी लगा सकते हो और फॉर्मूला भी डाल सकते हो, सब में एक ही आंसर आना है। हमने जो डेरिवेशन किया है ना उसमें ध्यान से देख, मैंने क्या बताया था, बॉडी की बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, और किसी भी थीटा पे वेलोसिटी और टेंशन निकाला जा सकता है यूजिंग रिलेशन, ये वाला दो रिलेशन। चलो बताओ फटाफट। नहीं सार्थक, फिर गड़बड़ किया है। ये ठीक आया है। यहाँ के लिए थीटा की वैल्यू 180 पुट करोगे ना, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो कैलकुलेशन गड़बड़ किया है देख, अच्छे से पुट कर। सारे पॉइंट की वेलोसिटी, सारे पॉइंट का टेंशन निकालो। फिर हम भी फटाफट सब लिखेंगे। हाँ, बी आएगा अंडर रूट ऑफ 0। अगर ध्यान से सोचो ना, तो ये अंडर रूट ऑफ 0 वाली बात मैंने आपको सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया हुआ है, कि अगर बॉडी को कंप्लीट सर्कल में जाना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 0। कुछ याद आ रहा है?
तो देख आज वो वाली कहानी और ये वाली कहानी दोनों आपस में जुड़ गया। अरे अनुष्का जी याद है बताए थे कि किसी बॉडी को अगर कंप्लीट सर्कल में घूमना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ जीएल। वो बकेट में पानी वानी भर के वाला एग्जांपल समझाए थे। चलो और बताओ। हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट का टेंशन जल्दी जल्दी फाइंड करें। 'हर पॉइंट की वेलोसिटी, हर पॉइंट का टेंशन'। हाँ सी का ठीक है। देखो बड़ा अच्छा ऑर्डर है। डी पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 GL। जब आप ए पे पहुंचे तो जाहिर सी बात है जब आप ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी तो घटनी है। वेलोसिटी घट रही है। तो जब आप ऊपर गए तो वो 5 जो है वो घट के 3 हो गया, 2 घट गया। फिर आप ए से जब बी पे गए तो ध्यान से देखो फिर से 2 घट गया। देखो तो दिख रहा है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 GL। जब आप ए पे पहुंचे तो वो 5 की जगह पे 3 आ गया, 2 घट गया। जब आप ए से बी पे गए तो 3 की जगह पे फिर 2 घट के 1 आ गया। देखो वही तो आया है। और बी से जब सी पे आओगे तो दोबारा वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अंडर रूट ऑफ जीएल से बढ़ के फिर वो अंडर रूट ऑफ 3 GL हो गया। और सी से जब वापस डी में आएगा तो अंडर रूट ऑफ फिर से 5 GL हो जाएगा। क्या ये साइकिल समझ में आया? ऐसे टेंशन का भी सीरीज बन जाता है। कैसे टेंशन का सीरीज बनता है देखो। जैसे आपने यहाँ निकाला तो यहाँ टेंशन आ रहा होगा 6 mg। यहाँ टेंशन तो दिख रहा है रे। इसका वेट लग रहा होगा नीचे। टेंशन ही है जो इस बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेशन दे रहा है और आपने इसकी वेलोसिटी निकाली अंडर रूट ऑफ 3 GL। यानी यहाँ का टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mv²/r, मतलब हो गया ऐसा। ठीक है। और यहाँ का टेंशन जीरो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जीरो का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जीरो हुआ होगा और अगले इंस्टेंट पे रस्सी दोबारा टाइट हो गया होगा। इस पूरी कहानी को हम एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं। देखो देखो जरा ध्यान से। पूरी कहानी को लिखेंगे यहाँ पे अभी हम। अब ध्यान से सुनो। जब ये बॉल यहाँ पे था तो हमने इसको वेलोसिटी दिया है अंडर रूट ऑफ 5 GL। और ये रस्सी है, ध्यान रहे, मासलेस स्ट्रिंग है। जब ये, हाँ, जब यहाँ था तो यहाँ का टेंशन आया mg। जब ये यहाँ पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी घट के हो गई अंडर रूट ऑफ 3 GL। और यहाँ का टेंशन हो गया
3 mg। देखो वैसे ना, अगर यहाँ का वेलोसिटी पता है तो यहाँ का वेलोसिटी हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते थे। देखते, फाइनल वाला चाहिए, इनिशियल वाला पता है, फाइनल वाला पोटेंशियल लिखो, इनिशियल वाला लिखो तो फाइनल वाला आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला है तो ठीक है, चलो झंझट नहीं है। यहाँ की बात कर लेते हैं, आ जाओ। यहाँ जब आएगा तो हमने देखा कि वेलोसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ जीएल, टेंशन आ गया 0। बड़ा अच्छा ऑर्डर है, देखो यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 0। तो यहाँ जब आएगा तो समझ में आ रहा है कि टेंशन दोबारा 3 mg हो जाएगा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट ऑफ 3gl हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बड़ा अच्छा ऑर्डर बना है, इसको ध्यान रखना है। वैसे बाई चांस अगर कल को हमसे कोई पूछ ले, बताओ जी, जब ये बॉडी यहाँ होगा, तब यहाँ होगा 60 डिग्री के एंगल पे, तब हमको वेलोसिटी बताओ और तब हमको रस्सी का टेंशन बताओ। तो अब हमारे पास दो उपाय है, या तो हम बेसिक से कर ले एनर्जी कंजर्वेशन से तो भी आ जाएगा, आओ करके दिखाते हैं, क्योंकि बेसिक भी आपको आना चाहिए। फाइनल वाला चाहिए तो हम लिखेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर, यानी कि 5gl हो जाएगा। अब देखो, जब बॉडी यहाँ से यहाँ आया है तो बॉडी ने इतना हाइट गेन किया है, तो ये वाला एल है और ये 60 है, ये एल कॉस 60 मतलब L/2 हो गया। तो ये वाला भी अपना L/2 हो गया। तो फाइनली जो पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा mg × L/2, और इनिशियली हो गया 0, और कुछ है नहीं तो 0 कर दिए। सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ml/2 -mgl/2, यानी ये कुल मिला के हो गया 4 mgl/2। उसे 2 काट दो, एम से एम काट दो, v की वैल्यू देखो आ गई अंडर रूट ऑफ 4g। आप बोलोगे क्या ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा, तो हाँ आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर -2gl इंटू 1 - cos थीटा। जहां जहां पे वी नॉट आ रहा है वहां पे डाल देते हैं अंडर रूट ऑफ 5gl, तो ये हो गया 5gl, ये हो गया 2gl, ये हो गया 1 - cos थीटा मतलब cos 60, cos 60 का मतलब हो गया 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 5gl और ये हो गया gl, यानी आंसर हो गया 4gl। तो अब देख लो v की वैल्यू दोबारा आ गई अंडर रूट ऑफ 4। आप कुछ भी कर सकते हो, बेसिक लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। टेंशन आपको चाहिए तो टेंशन बेसिक से भी आएगा, फॉर्मूले से भी आएगा। आओ पहले बेसिक से निकालते हैं। टेंशन इधर, mg इधर, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 60 है, तो ये मेरा आ जाएगा mg cos 60 मतलब mg/2। तो हम ये लिखने वाले हैं कि t -mg/2 मस्ट बी इक्वल टू mv²/L। तो लिखेंगे t इज इक्वल टू mg/2, और जहां जहां v आया था ये v हमने कैलकुलेट किया, देख लो, तो ये वाला पुट कर दो लाके, तो ये आ जाएगा 4 mg। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी देखो 9/2 mg। टेंशन आ गया। ये तो आया बेसिक से, आप बोलोगे फॉर्मूले से भी आएगा, तो हाँ आएगा। टी की वैल्यू क्या होती है, mv0 का स्क्वायर/L -mg × 2 - 3 cos थीटा। जहां जहां वी नॉट आ रहा है वहां पे 5gl डाल दो, तो ये हो गया 5 mg -mg 2 - 3,
और यहाँ की बात करोगे तो आ जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया 5 mg, ये हो गया mg, और ये आ जाएगा 1/2। अब देख लो, वही आंसर दोबारा आ गया, 9 mg/2। कहने का मतलब है कि क्या फॉर्मूला, क्या बेसिक, सब एक है, आपको धड़ाधड़ यूज करना है। अरे क्या मेरी बात समझ पाए क्या? क्या चीजें क्लियर हुई? मतलब धड़ल्ले से लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन, सर्कुलर मोशन, सब वही तो है। चलो एक और काम कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ। फिर से एक काम करने वाले हैं, देखो। मान लो ये सर्कुलर मोशन दोबारा केस ले रहे हैं हम। देखो, तो हमने क्या किया है, ऐसा केस बना दिया। इस बार हमने लेकिन क्या किया है, इस बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 6 GL वेलोसिटी दे दिए हैं। तो देखते ही समझ में आ गया कि भैया इस बार जो बॉडी है वो कंप्लीट सर्कल में जाने वाला है। इस बार जो बॉडी है वो पक्का कंप्लीट सर्कल में जाने वाला है। तो मुझे बताओगे आप, यहाँ पे टेंशन वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ टेंशन वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ टेंशन वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ टेंशन वेलोसिटी कितनी होगी, पता करें जरा फटाफट। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना? तो मुझे हर पॉइंट पे जरा बताइए कि टेंशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी से कंप्लीट करो। सभी पॉइंट पे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करें, अगर आपको पिछला वाला रिजल्ट याद है तो आप वो भी लगा लो। लेकिन हम तो, आप एक बार कैलकुलेशन ही करो, ज़्यादा अच्छा है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर्मूले का। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो।
जल्दी मीनाक्षी अनुष्का, जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करो। अरे फॉर्मूला जब अपने पास है तो ब्रह्मास्त्र है, थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ, वी नॉट आपको दे दिया है, टेंशन निकालते जाओ। क्या बच गया फिर? जहां का पूछेगा वहां का निकालो। वीबी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ, वीबी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 4GL आ रही है, चेक करो तो। अनुष्का ध्यान से देख। थीटा की वैल्यू 60 पुट करोगे, वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 6GL पुट करोगे। तो ये वीसी बोल रही है अनुष्का, वीसी। हाँ वीसी वीसी ठीक है, भी ठीक है ठीक। हाँ वीसी का ठीक है, वही आएगा। बाकी सब फाइंड करो फटाफट। एक दो एक कॉन्सेप्ट और बताना, उसके बाद अगले क्लास में इसी को हम एप्लीकेशन करके एक या दो क्लास में इसको खत्म करेंगे। अब इसी का एप्लीकेशन अगली क्लास में बड़ा जबरदस्त तरीके से करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। जल्दी फटाफट सारा फाइंड कर लो। एक कॉन्सेप्ट फिर और समझाएंगे खाली। हाँ ठीक है ठीक है। तो आओ हम ना फटाफट लिख देते हैं वैल्यूज, एक दो तो आप बताए हो तो हम लिख लेते हैं। आ जाओ हम फटाफट लिख देते हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ का जो टेंशन आ रहा है, ये आ रहा है 7 mg। यहाँ की वेलोसिटी आ रही है अंडर रूट ऑफ 5GL। तो यहाँ का टेंशन आना चाहिए 11 mg/2। यहाँ की वेलोसिटी आनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 4GL। यहाँ की वेलोसिटी आनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 2GL। और यहाँ की वेलोसिटी आनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 4GL। यहाँ का टेंशन होना चाहिए 4 mg। और यहाँ का टेंशन होना चाहिए mg। और यहाँ का टेंशन होना चाहिए दोबारा 4 mg। और यहाँ का टेंशन 7 mg। देख लो ये साइकिल पूरा हो रहा है, देखो सबका यही आ रहा है सबका। चलो अब एक छोटा सा और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम डील करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और सुनना। जैसे मान लो इस बार हमने क्या किया है, रस्सी को हटा के मासलेस रॉड ले लिया है। यहाँ पे हिंज कर दिया है। क्वेश्चन फिर से, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट so that the ball will move
इन ए कंप्लीट सर्कल। कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट द बॉल विल मूव इन ए कंप्लीट सर्कल। लेकिन इस बार ये रस्सी नहीं है, मासलेस रॉड है, और यहाँ पे हमने इसको हिंज किया हुआ है। पिछले बार तो रस्सी था, तो दिक्कत था कि रस्सी स्लैक हो सकता है। तो रॉड में वो दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि ऐसा हम क्या कर दें कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में चली जाए। क्या कॉन्सेप्ट लगा दे बताओ जरा। हमको वी नॉट की वैल्यू चाहिए जिससे ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में चली जाए। वैसे एक बात अगर आप ध्यान दो ना, तो समझ में आता है कि रस्सी और रॉड में मेजर डिफरेंस क्या है। रस्सी और रॉड में मेजर डिफरेंस क्या है बताओ। हाँ, रस्सी में एक बड़ा झंझट, एक जब मर्जी आए तब स्लैक हो जाता है वो। रॉड में ये झंझट नहीं है कि भैया कुछ भी कर लो, ये रॉड स्लैक तो कम से कम कभी नहीं होगा। ये तो कंफर्म है। एक बात तो एकदम कंफर्म हो गया कि भाई आप कुछ भी कर लो, ये रॉड स्लैक तो कभी नहीं होना है। यानी कि अपने को इसको अगर कंप्लीट सर्कल में भेजना है, तो रॉड के स्लैक होने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब ऐसा हम क्या कर दें कि ये कंप्लीट सर्कल में चली जाए बताओ। बताओ बताओ बताओ, कुछ भी बोलो जो सही लग रहा है बताओ। ऐसा क्या कर दे हम लोग कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में घूम जाए। नहीं, ये तो तब देते हैं जब स्लैक होने का पॉसिबिलिटी रहता है। यहाँ तो स्लैक होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो उसमें कंप्लीट सर्कल में घूम जाए। वेलोसिटी कम में जाएगा। कंप्लीट नहीं, ठीक है वो तो है। देखो ध्यान से सुनो। अगर ये वाला बॉडी जब घूम के यहाँ आएगा ऐसे, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अगर अंडर रूट सॉरी, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो से जस्ट बड़ी हो गई, कि स्लैक होने का पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अगर ये रॉड को हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये बॉल यहाँ पहुंच जाए और यहाँ पे जीरो से वेलोसिटी जस्ट बड़ी हो जाए, तो गिर जाएगा। गिर जाएगा तो फिर यहाँ आएगा, फिर ऐसे 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 घूमता रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। रस्सी में स्लैक होने का टेंशन था, यहाँ स्लैक होने का टेंशन नहीं है। तो यहाँ अगर हम बॉडी को टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा के उसकी वेलोसिटी को जीरो से जस्ट बड़ी कर दे, तो वो कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ की वेलोसिटी आपको मालूम है, लेकिन निकालना हमको यहाँ का वेलोसिटी है। तो या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन डाल दो, या फिर हमारा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो यूज कर लो। दोनों से आंसर आएगा, हम दोनों से करके दिखाते हैं। फाइनल जीरो इनिशियल हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। हम रेफरेंस लेवल इसी को मान रहे हैं।
तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी साफ दिखाई पड़ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 mgl और इनिशियल जीरो, और कुछ है नहीं। तो आप देख सकते हो वी नॉट की वैल्यू आ गई √4gl। या फिर हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया है v² = v नॉट का स्क्वायर माइनस 2gl × 1 - cos थीटा। फाइनल वेलोसिटी हम कह रहे हैं जीरो होना चाहिए, जीरो कर दो। वी नॉट हमको चाहिए, वैसे ही छोड़ दो, -2gl। और आपको पता है यहाँ के लिए ये एंगल अपने को लेना पड़ेगा पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया 1 ऐसा। तो आप देख सकते हो वी नॉट की वैल्यू आ गई √4gl। मतलब जहां पे स्लैक होने के चांसेस हैं, यानी सर्किल के छूटने के चांसेस हैं, वहां बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √4gl चाहिए। जहां पे सर्किल के छूटने के चांसेस नहीं है, यानी हमेशा रेडियस मेंटेन रहना है, वहां वेलोसिटी अपने को चाहिए होगा √4gl। ध्यान रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन और बताइए तो इसी पे ऊपर है, देख लो। पहले भी हम पूछे आपसे, फिर एक बार देखो। जैसे ये ट्यूब है कैसा, और ट्यूब का डायमीटर बॉल के डायमीटर से जस्ट बड़ा है। मतलब बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से छोटा है, जस्ट छोटा है। और एक अगला केस ले लेते हैं। तो एक अगला केस ले लिए जिसमें बॉल का डायमीटर और ट्यूब का डायमीटर आपस में इक्वल है। इसमें बॉल का डायमीटर इज स्लाइटली लेस देन ट्यूब डायमीटर, और इसमें दोनों इक्वल है। डायमीटर ऑफ बॉल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ट्यूब। हम चाहते हैं कि आप इन दोनों बॉडीज को इतना वेलोसिटी दो, दोनों कंप्लीट सर्कल में चले जाएं। आज की पूरी पढ़ाई का यही कंक्लूजन है। तो आप मुझे बताओ कि V1 कितना होना चाहिए, V2 कितना होना चाहिए। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, अच्छे से सोच लो और फिर मुझे बताओ, सोच के बताना। फिर से हम बोल रहे हैं बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से छोटा है, यहाँ पे ट्यूब का डायमीटर बॉल का डायमीटर आपस में इक्वल है। हम चाहते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे दोनों बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दे कि दोनों बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। तो आप बताएंगे V1 V2 की वैल्यू कितनी होगी, सोच के बताएंगे। अच्छे से सोच लो, आज की पूरी पढ़ाई का यही कंक्लूजन है। हम चाहते हैं कि दोनों बॉडी कंप्लीट सर्कल में जाए। दोनों बॉडी के कंप्लीट सर्कल में जाने के लिए V1 V2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सोच के बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों, अच्छे से सोचो। सोचोगे तो आंसर भी आ जाएगा, कुछ नहीं है फिर। V1 की वैल्यू कितनी, V2 की वैल्यू कितनी। हाँ जी।
V1 की वैल्यू कितनी, V2 की वैल्यू कितनी। बताओ अनुष्का जी, सार्थक जी बताइए, V1 की वैल्यू कितनी और क्यों, V2 की वैल्यू कितनी और क्यों। अगर आप समझ पाए हो तो ठीक, वरना बोलो तो इसको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। क्या इसको होमवर्क के लिए छोड़ दें। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप खुद लाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। या तो अभी आप बताओगे तो बता दो। V1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, V2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कौन बताएगा। सार्थक बोल, क्या करूं, बताएगा या होमवर्क के लिए छोड़ दो इसको। अच्छे से सोचोगे ना तो आ जाएगा आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप कर लोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। चलो तो वही करते हैं। देखो नोट्स जनरेट कर देते हैं। एक बार आकाश ना इनके नोट्स डाउनलोड करके ग्रुप में भी डाल देना। नोट्स डाउनलोड करके, हाँ वो लिंक नहीं, नोट्स डाउनलोड करके यहाँ ग्रुप में डाल देना। चलो ठीक है बेटा, यही क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास जो है इन्हीं सब को रिलेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।